तो आज आप आ ही गए। अब आ ही गए हो तो इस पीसी टेल परिवार के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ है कॉमर्स सब्जेक्ट्स, नॉलेजेबल एंड मोटिवेशनल कंटेंट। तो एक जोरदार सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर पंच करो, क्लिक करो, ताकि आपके मोबाइल पर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज का अपना टॉपिक है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। पेज नंबर 48 पे आ जाओ। देखो, when a company gives share to an applicant based on the application submitted, it is called an allotment of shares. allotment क्या है भाई? allotment है शेयर बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। कंपनी को जब पूरी तरह से एप्लीकेशंस आ जाते हैं तो उसके बाद कंपनी के पास एक ही जिम्मेदारी रह जाती है कि एक्चुअल में शेयर्स किस तरह से अलॉट करने हैं। एप्लीकेशन आ जाने के बाद कुछ एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं और कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं। जो एक्सेप्ट हो जाते हैं कंपनी उसको क्या भेजती है? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। और जिनके शेयर्स एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है उनको हम क्या देते हैं? लेटर ऑफ रिग्रेट, माफ़ीनामा। एक तरह से माफ़ी मांगते हैं। कंपनी ये कहती है कि कंपनी आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएंगी। हो सकता है आपने शायद पूरी तरह से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट न किए हों, राइट। आपका फॉर्म हो सकता है कि इनकम्प्लीट हो। इस वजह से भी क्या होता है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और कंपनी आपको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजती है। लेकिन उस रिग्रेट लेटर में सिर्फ आपसे माफ़ी नहीं मांगती है कंपनी, उसके साथ साथ आपने जो पैसा भेजा है ना, एप्लीकेशन मनी, वो भी आपको क्या किया जाता है? रिफ़ंड कर दिया जाता है। लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ साथ रिफ़ंड ऑर्डर, जो चेक की तरह होता है, वो आपको भेज देती है और आप वो रिफ़ंड चेक या रिफ़ंड ऑर्डर बैंक के पास जाओ, सबमिट करो और आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ओके, मीनिंग में आप लोग देखो कि आपको क्या क्या बातें बताई गई हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, फॉलोइंग कंपनीज हैव टू इशू सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। 2013 कंपनीज एक्ट के मुताबिक कौन सी कंपनी फॉर्म को डीमटेरियलाइज फॉर्म में आपको अलॉट या बोल सकते हैं शेयर इशू कर सकती है? उसके लिए कुछ 3 निम्नलिखित बातें आपको किताब में बताई गई हैं। पहला बोला है कि वो कंपनी पब्लिक ऑफर कर सकती है जिनकी एक्चुअल पब्लिक ऑफर क्या है? 10 करोड़ से ज़्यादा, राइट। अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ ₹10 करोड़। ठीक है जतिन चावला जी, हाँ, मैनिक्योर पेडिक्योर बाद में करियो। Unlisted public companies for its new issue with effect from 10 September 2018। Unlisted public company है, राइट, और वो न्यू इशू कर रही हैं। लेकिन ये जो कानून है, अगर आप इशू कर रहे हो शेयर्स 10 सितंबर 2018 के बाद कुछ चेंजेस आए होंगे, वो कंपनियां जो अनलिस्टेड हैं वो कंपनी भी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर इशू कर सकते हैं। दूसरे भी कुछ क्लासेस हैं कंपनीज़ के, वो प्रिस्क्राइब की होंगी, लेकिन प्रिस्क्राइब किस में क्यों है? कंपनीज एक्ट 2013 में। तो अपने को इस पर कुछ डिटेल बातें नहीं बताई हैं, अपने को सिर्फ डिटेल बातें 2 ही बताई हैं, बाकी डिटेल्स नहीं बताएं अपने को। ओके, बाकी क्लास या क्लास ऑफ शेयर्स की जानकारी नहीं है। सो सीधे अपन प्रोविजंस में आते हैं। तो 3.4.1 प्रोविजन और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की जानकारी आपको दी हुई है ऑन द पेज नंबर 49। हर कंपनी शेयर को इशू कर सकती है और उनको कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना पड़ेगा अलॉटमेंट करने के लिए। पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 और सेबी यानी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 में दिए गए सारे प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोविजंस की जानकारी दी हुई है। अलॉटमेंट के लिए आपको 2 तरह के प्रोविजन दिए हुए हैं, एक है स्टैट्यूटरी प्रोविजन और एक है जनरल प्रोविजन। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन से। सुनाई आ रहा है बरोबर? क्लियर? पहला दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। क्या मतलब है यहाँ पे? देखो गाइस, यहाँ पे शर्तें, प्रोविज़न का मतलब हो गया कंडीशंस, शर्तें। कुछ शर्तें फिलअप या फुलफिल नहीं करोगे, आपके अलॉटमेंट को इरेगुलर माना जाएगा। इरेगुलर का मतलब है इनवैलिड, वो उस अलॉटमेंट को लीगल मान्यता नहीं है।
आई बात समझ में? उस अलॉटमेंट को लीगल मान्यता नहीं है। तो हमें कुछ शर्तें पूरी करनी है, जैसे कि पहला दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस की एक कॉपी आपको ROC से यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी पब्लिकेशन से पहले। और इस प्रॉस्पेक्टस में सभी प्रपोज्ड डायरेक्टर्स की सिग्नेचर होनी चाहिए। ओके, प्रॉस्पेक्टस में शब्द पूरी तरह से जानकारियाँ फुलफिल हों। कंपनी शेयर कौन से क्लास का इशू कर रही है, इसमें से कितना पैसा कंपनी कलेक्ट करेगी, कौन सी बैंक में जाके आपको पैसा सबमिट करने का है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको कितनी देनी है। क्लियर है? प्रॉस्पेक्टस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट की भी जानकारी रहेगी, राइट। तो ये सब जानकारी आपको प्रॉस्पेक्टस में बतानी है। और इस सभी पूरे प्रॉस्पेक्टस में क्या है, डायरेक्टर्स की सिग्नेचर भी होती है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है एप्लीकेशन मनी। वैसे आप लोगों ने अपने अकाउंट में इश्यू ऑफ शेयर्स का लेसन पढ़ा होगा। उस इश्यू ऑफ शेयर्स में आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि जब भी आपने कोई 10 रुपये का शेयर देखा है, उसमें जब एप्लीकेशन मनी होती है ना, वो 2.5 रुपये होती है ना, या 3 रुपये होती है कि नहीं होती है? वो कितना होता है? तो मैं क्या बोल रहा था, जब आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा और उसमें जब एप्लीकेशन मनी की बात आ रही थी, जब आप 10 रुपये के शेयर्स देखते थे तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी होती थी? 2.5 या 3 रुपये होती थी। इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी आपको देखो क्या दिया गया है, आप कम से कम क्या करो, फेस वैल्यू का लगभग 25% शुरुआत में पे करो। अगर 10 रुपये का 25% मैंने बोला तो कितना होता है? 2.5 रुपये के हिसाब से। लेकिन अगर आप मान लो 2.5 रुपये के हिसाब से पे नहीं भी कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको कितना पे करना चाहिए? आपको बोला क्या गया है, मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स और सच अदर अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी। सेबी हैज स्पेसिफाइड स्पेशली पब्लिक कंपनी के लिए द एप्लीकेशन मनी टू बी मिनिमम 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स। 25% तो मिनिमम होता ही है, यानी 10 रुपये का 25% कितना हुआ? 2.5 रुपये। अगर मान लो उतना भी नहीं दे पा रहे तो एटलीस्ट आपको कितना पे करना चाहिए? 5%। अब 10 रुपये का 5% कितना होता? 50 पैसा। एम आई क्लियर? इट इज़ 50 पैसा। इफ़ यू आर नॉट एक्चुअली पेइंग द 2.50 पैसा, यानी 2.5 रुपये नहीं दे पा रहे हो, 25% के हिसाब से नहीं दे पा रहे हो, तो एटलीस्ट फिलहाल कितना पे करो? 5% के हिसाब से पे करो। बाकी का जो है वो बाद में आप पे ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है? और ये पैसा आप डायरेक्ट कंपनी को देते हो क्या? कहाँ जाते हो? राइट, बैंक में जाओगे और आप अपना फॉर्म विद एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एप्लीकेशन मनी दोनों के दोनों क्या कर देते हो? सबमिट भी कर देते हो, पे भी कर देते हो। टर्न द पेज, पेज नंबर 50, थर्ड पॉइंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? कंपनी ने जितना शेयर इशू किया, जितने शेयर्स इशू किए, कम से कम उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। आया समझ में? 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अप्लाई करना। यस और नो? कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, यस। प्रॉस्पेक्टस आपने परचेज किया, ओके। क्या करोगे अभी आप? अप्लाई करोगे। अप्लाई करने का मतलब फॉर्म फिलअप किया, पहली इंस्टॉलमेंट लेके गए, बैंक के पास गए और आपने अपना फॉर्म और पैसा क्या कर दिया? दे दिया पैसा और सबमिट कर दिया फॉर्म। ओके, और देखो आपको क्या किया हुआ है, इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। चलो आपको दिन भी दे दिए कि 30 दिन के अंदर क्या ये काम हो जाना चाहिए। सेबी के मुताबिक मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ द इशू। अगर मान लो 1 लाख शेयर इशू किए जा रहे हैं तो उसका 90% कितना हुआ? 90,000 है ना, यानी 90% लगभग आपके शेयर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अब उसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, यूजुअली व्हेन अ कंपनी डज नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट मीन्स its issue has been under subscribed, that is the number of shares applied for is less than the share offered by the company। यानी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी कलेक्ट नहीं हो रहा, उससे भी नीचे हो रहा है, या जितने शेयर इशू किए उतनी डिमांड नहीं आई, इसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन।
सरल भाषा में समझाऊँ क्या? जितने शेयर इशू किए उससे कम डिमांड आई। क्या बोला मैंने? जितने शेयर इशू किए उससे डिमांड कम आई, उसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। कोई बता सकता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी क्या करेगी? अंडर राइटर का कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? बैंक के साथ क्या करेंगे? आप बाकी के शेयर आप खरीदोगे या इन्वेस्टर्स खरीदेंगे? बिल्कुल, या तो खुद खरीदेगी, या तो उनके पास इन्वेस्टर्स अवेलेबल होंगे, या तो अंडर राइटर उसके बदले में आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है ना? कोई ना कोई तो हरकत होगी ऑब्वियसली। और अनसोल्ड शेयर्स क्या हो जाएंगे? सेल ऑफ हो जाएंगे, और इस तरह से कंपनी का पैसा भी कलेक्ट हो जाता है। अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं कंपनी को एक गारंटी मिल जाती है बचने की, कि कंपनी मतलब शेयर इशू किए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं आ रहा, या अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, है ना, और कंपनी अपना टारगेट पहला वाला कवर नहीं कर पाई और बाद में सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कंडीशन में कंपनी की क्या करता है? मदद करता है, उसको बचाता है कि पैसे वापस देने की वो कंडीशन नहीं आने को होना। अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? बेच के देगा, यस, या तो लोन मिल जाएगा, यस, या तो खुद इन्वेस्टर बन जाएगा, और होते भी हैं। तीनों में से या दोनों में से कोई भी कंडीशन क्या होती है? फुलफिल होगी, और आपके लगभग शेयर सब्सक्राइब या 90% सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या दिया हुआ है? अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर कलेक्ट नहीं होता है, तो आपने जितना भी पैसा एप्लीकेशन मनी के तौर पे रिसीव किया है, आपको 15 दिन के अंदर पैसे वापस करने पड़ेंगे। पहले की 3 लाइनें रीड करो। विद इन 15 days ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। ओके, क्लोजर ऑफ द इशू के ख़त्म हो जाने के बाद, और आपको जब कैलकुलेशन पता चल गया कि कंपनी ने अपना टारगेट फुलफिल नहीं किया, कौन सा टारगेट? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, तो आने वाले 15 दिन में सारे पैसे वापस कर देने पड़ेंगे। इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी क्या करती है? अंडर राइटर का कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसकी जानकारी अपन पहले भी डिस्कस अभी कर चुके हैं। अंडर राइटर एग्रीमेंट के बारे में आपको ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अंडर राइटर एग्रीमेंट कंपनी करती है, ऑब्वियसली फोकट में काम तो होगा नहीं, कमीशन लेगा। अंडर राइटर अश्योर करता है कंपनी को कि वो अनसोल्ड शेयर्स ले लेगा, ताकि कंपनी अपना कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टारगेट कवर कर ले, पूरा कर ले। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना? 90% ऑफ द इशू। तो बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई? तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए कि कंपनी इतनी बदहाली में है कि 90% भी नहीं हो पा रहा, अंडर राइटर उसकी जान बचाने आ जाएगा, राइट, लाइक अ सुपर हीरो। 4th पॉइंट क्या है? क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। As per SEBI, the subscription list must be kept open for at least 3 working days and not more than 10 working days. Applicant can apply for shares only when the subscription list is open. सब्सक्राइब करने के लिए मिनिमम कितने? 3, मैक्सिमम 10। वैसे आजकल कंपनियां हफ्ते में 5 दिन होती हैं ओपन, सैटरडे संडे वैसे भी ऑफ होता है। 10 दिन के हिसाब लगाया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यानी 2 हफ्ते हो गए। तो वर्किंग डेज में क्या होने चाहिए? एप्लीकेशंस आनी चाहिए, यानी सब्सक्राइब आप कर सकते हो। तो ये है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अलॉटमेंट का बेस क्या होता है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल बी ऑन द बेसिस विच विल बी डिसाइडेड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर्स। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। इंस्टीट्यूशनल यानी कुछ कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट करती हैं बल्क में, आप उनको होलसेल जैसा बोल सकते हैं। कई बार इनको होलसेल इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है, यानी बड़ी मात्रा में शेयर को खरीदना। रिटेलर क्या होते हैं? कुछ नंबर ऑफ शेयर्स खरीदते हैं। अब रिटेल होलसेल का जो बेसिक मीनिंग है वो आपको पता ही है। होलसेल बल्क मात्रा में खरीदना, रिटेल अल्प यानी बोल सकते हैं कम मात्रा में खरीदने वाले।
तो इस तरह से रिटेल एंड होलसेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो एक तरह से साइज फिक्स होगा, इंस्टीट्यूशनल को कितने बेचने हैं, है ना, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को कितने शेयर्स देने हैं। ओके, ये डिस्क्रिप्शन भी क्या है, कंपनी खुद होकर अपना प्रोपोर्शन डिसाइड कर लेती है कि मिनिमम कितने को कितने शेयर्स अलॉट करने हैं अपने को। ओवर सब्सक्रिप्शन में एक पॉइंट ऐड किया गया है जो लास्ट ईयर नहीं था, ये साल है। क्या दिया हुआ है, अगर कंपनी जितने शेयर इशू करती है उससे ज़्यादा की डिमांड आती है, उसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लो कंपनी ने शेयर इशू की 1 लाख और डिमांड उससे भी ज़्यादा आ गई, उसको बोलेंगे अपन ओवर सब्सक्रिप्शन। मोर द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी, यू कैन से दैट एप्लीकेशन उससे ज़्यादा है एक तरह से। सेबी अलाउ नहीं करती है, सेबी अलाउ नहीं करती है एक्स्ट्रा अलॉटमेंट, लेकिन आपको परमिशन फिर भी दी गई है, कितनी, नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट ऑफर। वो लाइन को अंडरलाइन करो, नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट ऑफर। क्या मतलब निकलता है इसका, कौन बताएगा? 1 लाख शेयर इशू किए, उसका 10% कितना 10,000 ऑफ द नेट ऑफर कितना किया था, 1 लाख। अगर आपको एक्स्ट्रा शेयर देने भी है तो 10% से आप ज़्यादा नहीं दे सकते, यानी 1 लाख शेयर इशू किए हैं और अगर आप एक्स्ट्रा का शेयर बांट सकते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और ऊपर से 10,000, ऊपर से और 10,000। अब 10,000 कौन से बेस पे बता रहा हूँ, 1 लाख के हिसाब से। मैं इशू अपने एग्जांपल में जो मैंने बताया, अपने हिसाब से कोई नंबर नहीं बता रहा हूँ। अगर 2 लाख शेयर है तो उसका 10% समझ लो, अगर 10 लाख शेयर है तो उसका 10% समझ लो। आया समझ में, जितने भी शेयर इशू किए उसका 10% आप एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। और आपको परमिट किसने किया है, सेबी ने। परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज, हर कंपनी पब्लिक ऑफर करने से पहले एक या एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन ले सकती है अपने शेयर्स को लिस्टिंग करवाने के लिए। लिस्टिंग का मतलब आप जानते हैं, एक तरह से अपना नाम लिस्टिंग में शामिल करवाना, जहाँ पे शेयर्स की आगे चल के खरीदी बिक्री होगी। स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे आगे चल के शेयर्स की लगातार सेलिंग परचेसिंग होती रहती है। हर स्टॉक एक्सचेंज में एक ट्रेडिंग रिंग होती है। ट्रेडिंग रिंग का मतलब जहाँ पे शेयर्स की खरीदी और बिकवाली, परचेसिंग एंड सेलिंग होती है। और आज का ज़माना आपका मालूम है डैट वी आर गोइंग विद द कंप्यूटराइज सिस्टम, सो डीमैट में होता ही है ये। प्रॉस्पेक्टस में उन स्टॉक एक्सचेंज का नाम शामिल होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स को पता चले, राइट, कि आगे चल के उनके शेयर्स के दाम मार्केट में कैसे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। फ्लक्चुएशन की जानकारी कौन से स्टॉक एक्सचेंज से आपको पता चलेगी, इसकी जानकारी भी उनको होनी चाहिए। और इस तरह से आपको अपने स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन मिल जानी चाहिए। वैसे एक चीज़ बता देता हूँ जो शायद यहाँ लिखी नहीं है, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है ना, तो आपके शेयर्स को भी इरेगुलर माना जाएगा, यानी पैसे मिल गए। मान लो आपका अंडरराइटर भी सफल हो गया, हो सकता है, लेकिन अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं मिली तो पॉइंट ये हो सकता है कि सारे पैसे वापस देने पड़े, या हो सकता है वापस फिर से अप्लाई आप कर सकते हो। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन बहुत ज़रूरी है। सर अगर किसी को बीएससी में नहीं मिली और एनएससी में उसने अप्लाई किया और उसको एनएससी में मिल गई तो पॉसिबल है ना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रही है, दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज दैट स्टॉक एक्सचेंज विल एक्चुअली शो द वैल्यूएशन ऑफ योर शेयर्स, हाउ द शेयर्स आर एक्चुअली परफॉर्मिंग इन द मार्केट on the base of inflation, deflation or demand and supply, or actually on the profitability and the productivity of the company, what the value had been covered by the company. कंपनी ने क्या वैल्यू कवर किया मार्केट में, किस तरह से तेज़ी मंदी या डिमांड सप्लाई के बेस पे और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे कंपनी के शेयर मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इस बात का पता कहाँ से चलेगा, स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। और मैं घड़ी घड़ी आपको ये बात बोल भी रहा हूँ, और अभी भी अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हो, और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, जस्ट गो फॉर स्कैम 1992, उसमें कुछ आपको इस तरह की जानकारी, आपको सीन्स देखने को मिलेंगे कि किस तरह से ट्रेनिंग हो रही है।
जॉबर अपना काम कैसे कर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट किस बला का नाम है, डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, वो आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, पैसा आ जाना अलग बात है, अलॉटमेंट कर देना अलग बात है। 30 दिन दिए हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए, 3 से 10 दिन का टाइम दिया गया है, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन है, इट मीन्स उतने दिनों में अलॉटमेंट का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं पुराने रूल्स के मुताबिक बात करूं, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956, जो मुझे जानकारी याद है, उसमें कहते हैं कि प्रॉस्पेक्टस इशू करने के आने वाले 5वें दिन या 5वें दिन के बाद कभी भी आप अलॉटमेंट का काम शुरू कर सकते हो। यानी अगर मैं आज प्रॉस्पेक्टस इशू करता हूँ तो आज से 5वां दिन, 5वें दिन के बाद कभी भी अलॉटमेंट का काम शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सेंटेंस ऐड किया था, लेकिन ये अलॉटमेंट मिनिमम 3 मैक्सिमम 10 दिन, उन्होंने ये लाइन अभी भी कांस्टेंट रखी है। यानी 1956 चले गया, 2013 भी आ गया, लेकिन वर्किंग डेज का जो काम किया हुआ है ना, वो फिक्स रखा है। कई सारे कानून बदले, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पहले भी वही थी, अभी भी वही है। ये जो 3 से 10 दिन का दिया है ना टाइम, ये 1956 में भी था, 2013 में भी है। इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे प्रोविजंस के कई पुरानी चीज़ें याद हैं। बस इसलिए मैंने बोला ना कि कई ऐसे कंटेंट हैं जो माइनस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं होता है ना कितने दिन में, सॉरी 30 डेज, या फिर बोला है 90% कलेक्ट हो जाना चाहिए, अगर समझो नहीं होता है, और अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कंपनी ने अपना टारगेट पूरा किया गया नहीं, तो आपने जितना पैसा वसूल किया है वो 8 दिन में सारा पैसा वापस कर दो। कितने दिन में? 8 दिन में। और अगर 8 दिन में पैसे वापस नहीं करते हो तो 15% पर एनम के हिसाब से, 15% पर एनम के हिसाब से पैसे वापस करने पड़ेंगे। सेम कंडीशन स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन के लिए भी है। अगर तुम्हें किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं मिलती तो जितना पैसा लिया है अलॉटमेंट को इरेगुलर माना जाएगा, सारा पैसा 8 दिन में वापस करो, और अगर 8 दिन में पैसे वापस करने में भी असफल हुए तो उसमें भी 15% का हिसाब दिया हुआ है, इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। लेकिन वो बात अभी तुम्हारे सामने दी हुई है क्या? नहीं भाई, ये पुराने इसमें था, अभी भी हो सकता है। CS के बच्चों को शायद डिटेल में बताया हो, लेकिन अपने को फिलहाल ऊपरी ऊपरी समुद्र दिखा दिया, गहराई पूरी बताई नहीं अपने को। और कुछ कुछ चीज़ें मैं आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि आपको इंटरेस्ट आए कि हर चीज़ के लिए सरकार ने, फॉर एग्जांपल है, मतलब सेबी ने क्या बनाया, कानून बनाया है, नहीं हुआ तो क्लियर। प्रॉस्पेक्टस में भी अगर तुम लोगों ने मिस इंटरप्रिटेशन या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो भाई 50,000 से लेके तो 3 लाख तक की पेनल्टीज है और 3 साल की सज़ा है। जो भी इन्वॉल्व है डायरेक्टर्स, जो रिस्पॉन्सिबल है, लाइबिलिटी तो रहेगी। यानी 50,000 से लेके तो 3 लाख तक की पेनल्टी है, कुछ भी हो सकती है, और 3 साल की जेल की सज़ा है। आया समझ में? और ये 11th में अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अपने को बातें ऊपरी बताई हैं, डिटेल में है क्या? नहीं, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। गॉट माय पॉइंट? आखिरी वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है, 8वां, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू द इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज। तो ये अपन ने अब तक जितने भी प्रोविजंस पढ़े, क्या दिया हुआ है? बैंकर्स के साथ आपको अपॉइंटमेंट होना चाहिए, रजिस्ट्रार से आपको परमिशन मिल जानी चाहिए, अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, है ना। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का इस्तेमाल करके आप अपने शेयर्स को मार्केट में क्या कर सकते हो, प्रमोट करना, है ना, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके होने चाहिए। कंपनी का काम सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपनी ने बस अखबार में हेडलाइन डाल दी कि शेयर इशू हो रहे हैं, और भी काम करने पड़ते हैं। आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को आपकी जानकारी, आपकी इशू की न्यूज़ पहुंचनी चाहिए। और आज के ज़माने में आप तो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हो, पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, है ना, वेबसाइट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स तक बातें पहुंचती हैं। आज कई लोग अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करते हैं, कई लोग फिजिकली शेयर भी परचेस करते हैं। आपके पास ऐप्स अवेलेबल हैं, है ना, ग्रो ऐप है, या फिर आपके पास ज़रोदा अकाउंट है
ऐप है या कई और चीज़ें भी हो सकती हैं। क्लियर है? तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपको एडवांस में भी कई सारी चीज़ों की जानकारी थ्रू न्यूज़ चैनल भी पता चल जाती है। कई बार बोला है मैंने आपको, लाइक गो फॉर CNBC आवाज़, वो आपको कई दिन पहले भी आपको ये चीज़ें बता देते कि कंपनी आने वाले समय में कौन से शेयर इशू करेगी या होने के चांसेस हैं, या मार्केट में क्या चेंजेस आ सकते हैं, कौन से कंपनी के शेयर्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं बहुत अच्छे से। इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर सच काइंड ऑफ न्यूज़, सच काइंड ऑफ नॉलेज, तो आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट कभी नहीं आएगा। क्लियर? अगला टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल्स, और इसमें भी आपको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कुछ कानून बताए गए हैं। सबसे पहला, प्रॉपर अथॉरिटी। अलॉटमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाती है ना, एक कमेटी बनाती है, अलॉटमेंट कमेटी। उस अलॉटमेंट कमेटी में 2 डायरेक्टर्स होते हैं और एक सेक्रेटरी होता है, और इस अलॉटमेंट कमेटी को उन्होंने काम दिया है कि अलॉटमेंट का सारा काम यही देखेंगे, है ना। अगर उनको कोई मेथड डिसाइड करनी है, कौन सी मेथड, मान लो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो 3 मेथड है, प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रेफरेंस अलॉटमेंट, और एक है लॉटरी मेथड। एक है लॉटरी, प्रो राटा एंड प्रेफरेंस। 3 में से कोई भी एक मेथड डिसाइड होती है और उसके हिसाब से क्या किया जाता है, अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसकी जानकारी देखनी है तो आपको प्रोसीजर में कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ है, मिल जाएगी, देख लेना एक बार, अभी मत देखो, मैंने बोला देख लेना एक बार बाद में। सेकंड, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। ये कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? नहीं ना। ओरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि तुम चले गए कंपनी में, सर शेयर होना ले लो, वो तुमको ना चने नहीं बेच रहा रास्ते पे कि तुम गए ओरली, भाई 20 रुपए के चने दे और पेपर में बांध के दे देंगे, तुम शेयर लेने जा रहे हो। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। क्या परचेस करोगे? प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में क्या रहेगा? एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म को क्या करोगे, फाड़ोगे कि टाइटैनिक की नाव बनाओगे? नहीं, फिलअप करोगे, फिलअप करके बैंक को देंगे। हाँ, ये रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। फिलअप करके बैंक में दोगे और तुम्हारे शेयर्स बाद में अलॉट होंगे। हाँ, मैं क्या गर्लफ्रेंड हूँ, मेरे पे चने फेंक रहा तू, इधर ध्यान देना। रीजनेबल टाइम। अलॉटमेंट क्या बोला है, देखो पढ़ो। एज पर दी एक्ट अलॉटमेंट शाल बी डन विद इन 60 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 5th day फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अब ये देखो कितना घुमा के दिया हुआ है। कभी कभी बोलते हैं अलॉटमेंट का काम 3 से 10 दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है, और कभी कभी अपने को यहाँ पे ये भी बात बोलेगी कि 5वें दिन पे मैंने बोला था स्टार्ट कर देने को होना। पॉइंट आ गया। तो जब प्रॉस्पेक्टस इशू होता है उसके आने वाले 5वें दिन के बाद अलॉटमेंट कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो विद इन 60 दिन, विद इन 60 days। लेकिन वो सब्सक्रिप्शन लिस्ट की बात आ जाती है। अगर करो जब अलॉटमेंट, तो मिनिमम 3 से 10 दिन में हो जाना चाहिए। उसके बाद है एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। Shares should be allotted on the same terms as stated in the prospectus and application form। बस सिंपल पॉइंट है। जो कानून, जो कंडीशंस पहले से डिसाइडेड है उसके हिसाब से काम करो। उसके अंदर आपको कोई भी दूसरे चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, या अपनी तरफ से कंपनी कोई दूसरे कंडीशंस अलाउ न करे। सिर्फ कंपनीज एक्ट एंड सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करके अपना काम पूरा करो। अत्यधिक प्रोविजन डालने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन, आपको अलॉटमेंट के लिए कंपनी आपको कैसे इन्फॉर्म करेगी कि सर आपको शेयर्स अलॉट हो गए? लेटर ऑफ अलॉटमेंट, और अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो लेटर ऑफ रिग्रेट। कम्युनिकेट करने के लिए कंपनी आपको SMS और ट्रंक कॉल नहीं कर रही है। कम्युनिकेशन जिसको अपन बोलते हैं करस्पॉन्डेंस, क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विथ क्रेडिटर्स। आपको इन्फॉर्म करने के लिए कंपनी कम्युनिकेशन लेटर का इस्तेमाल करती है। आपके पास लेटर आएगा और आपको कंपनी क्या करेगी, बताएगी कि सर वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, ओके, द कंपनी हैड अलॉटेड द सेम नंबर ऑफ शेयर्स एज मच यू हैड डिमांडेड फॉर। जितनी आपने डिमांड की थी कंपनी उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको अलॉट कर रही है। लेकिन इसके लिए, बट फॉर द सेम थिंग you will have to pay the allotment money within this prescribed date। इस पर्टिकुलर तारीख के अंतर्गत या तारीख के पहले या इस तारीख तक आप प्लीज़ अपने अलॉटमेंट के पैसे दे दें।
इसके बाद कंपनी आपको क्या देगी, शेयर सर्टिफिकेट। तो इस तरह से कंपनी आपको क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी। हम बाद में अलॉटमेंट लेटर भी पढ़ेंगे, ओके, अपने को अलग से लेसन दिए हुए हैं। और अलॉटमेंट लेटर, सॉरी जो भी लेटर्स हैं, आपको लेटर कम से कम 20 मार्क के आ सकते हैं। एक 10 मार्क का पूछा जा सकता है, सॉरी अभी 8 मार्क का आएगा क्योंकि पैटर्न पेपर चेंज हो गया है ना, मार्किंग भी चेंज हो गई है। एक 8 मार्क के लिए और हो सकता है 2-4 मार्क के लिए, तो एटलीस्ट कम से कम 3 लेटर पूछने के चांसेस हैं, ओके। और लास्ट क्या दिया हुआ है, अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन दैट इज़ वायलेशन ऑफ एनी अदर लॉ। जितने भी अभी अपन ने कानून पढ़े उस कानून के अगेंस्ट जाके आप कोई भी अलॉटमेंट का काम नहीं कर सकते, अन्यथा किंतु परंतु वरना आपके अलॉटमेंट को क्या माना जाएगा, इनवैलिड, वॉयलेट माना जाएगा। मान लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का काम नहीं हुआ, इरेगुलर, कम्युनिकेशन लेटर नहीं भेजा, इरेगुलर, ठीक है। और क्या क्या, स्टॉक एक्सचेंज ने परमिशन नहीं मिली, इरेगुलर, आरओसी ने परमिशन नहीं दी, इरेगुलर, और भी कुछ बातें हैं, ओके। कोई भी काम अगर रह गया आपका, आपके अलॉटमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये था पूरा आपके लिए अलॉटमेंट। नीचे आपको रेगुलर और इरेगुलर की 3 लाइनें दी हुई है, उसको एक बार पढ़ लो। If a company allots share after fulfilling all the above mentioned requirement or provision, such an allotment is called regular, and if any provision is not satisfied, then it is called irregular allotment, and such allotment is invalid. Clear? Completed.